नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे भारत में पल पल बदलती हुई राजनीति की, राजनीति के नए आयामों की। बात सिर्फ राहुल गांधी की सदस्यता के जाने की नहीं है या उनको 1 महीने का जो नोटिस दिया गया है कि अपना बंगला खाली कर दो, तो आज उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया कि हाँ, मैं आपकी जो तय तारीख है उससे पहले ही बंगला खाली कर दूंगा। बात यह भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर पार्लियामेंट जायसवाल का यह कहना कि विदेशी महिला के पेट से पैदा हुआ बच्चा कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि ऋषि सुनाक भी गद्दार होंगे, कमला हैरिस भी गद्दार होंगे, और मॉरिशस के जितने भी प्रधानमंत्री अब तक भारतीय होंगे वो भी सारे गद्दार ही होंगे, क्योंकि विदेशी महिला, उनके लिए तो विदेशी महिला है अल्टीमेटली देखा जाए तो। उसके पेट से पैदा हुए बच्चे जो है गद्दारी हो सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की थ्योरीज है। प्रज्ञा ठाकुर भी पहले कुछ इस किस्म के वक्तव्य दे चुकी हैं। लेकिन एक चीज जो अभी कुछ पिछले हफ्तों में निकल कर आई है और कुछ पुख्ता हुई है 4-5 दिनों में, वो ये है कि अलग अलग राज्यों में जो विरोधी दल हैं उनकी मजबूती या उनके गठबंधन क्लियर कट रूप से उभर कर आए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विपक्ष में कहीं भी एकता नहीं है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष में बहुत जगह ऑलरेडी एकता है। तमिलनाडु में एकता है, केरल में एकता है, महाराष्ट्र में एकता है, कर्नाटक के अंदर कोई समस्या नहीं है, बंगाल के अंदर टीएमसी अलग चुनाव लड़ेगी, बिहार के अंदर एकता है। इसके अलावा हरियाणा, हिमाचल के अंदर कांग्रेस बिल्कुल स्टेट अलग चुनाव लड़ने जा रही है, पंजाब में भी अलग चुनाव होगा, राजस्थान में स्टेट चुनाव होगा, जिसे क्या कहते हैं, बघेल साहब के छत्तीसगढ़, और एमपी में भी स्टेट चुनाव होने जा रहा है। तो मुझे लगता है एकमात्र स्टेट जहां पर कुछ चर्चा ज्यादा होती है वो उत्तर प्रदेश की होती है कि वहां पर गठबंधन होंगे या नहीं होंगे। बाकी जगह पे ऑलमोस्ट जितने भी गठबंधन है वो तय हो चुके हैं। इवन जगन रेड्डी के उसमें भी कोई गठबंधन भले ना हो, लेकिन स्टेट फाइट जो होगी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बल्कि टीडीपी वर्सेस जगन की, कांग्रेस की है। मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आंध्रा में कभी भी एक सीट भी नहीं मिली है। जब टीडीपी के साथ होती थी तब उनको मिलती थी। और तेलंगाना के अंदर भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस और टीआरएस का आपस में फाइट रहेगी तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थल पर आकर रहेगी। दूसरी बात यहां पर यह उभर कर आई है कि हर बार पुलवामा नहीं होता है, और हर बार लोकसभा के अंदर जो पैटर्न था पहले वोटिंग का, शायद वो ना हो, क्योंकि तब की सोच और आज की सोच में जो बदलाव आया है वो एक पैराडाइम शिफ्ट है उसके अंदर। तो इस बार लगता है कि जो फाइट होगी वो कड़ी होगी, और कई स्टेट्स के अंदर इवन सी वोटर सर्वे या कुछ और सर्वे आए हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर, कि एमवीए को अगर आज चुनाव हो जाए तो 48% वोट मिलेंगे। अब जिस जिस पार्टी को 48% वोट मिले, नेचुरली उसकी सीटें 48 में से 40 से ऊपर हो जाती हैं। तो बिहार में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, कर्नाटक में गंवाने के लिए बहुत कुछ है इस समय। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां इतनी आसान नहीं है, बल्कि ये 2019 नहीं है। हां, अगर दूसरा पुलवामा करवा दें तो और बात है, क्योंकि ये सरकार कुछ भी करने में सक्षम है। लेकिन हाँ, जितना जितना वो जेल में लोगों को डालते चले जाएंगे, ये दमन का चक्र जितना तीव्र होगा, लोगों के अंदर आक्रोश की भावना भी और बढ़ेगी। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ हैं गुजरात से पॉलिटिकल एनालिस्ट और स्ट्रेटजिस्ट जिगर दोषी जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं दिल्ली से डॉक्टर अनिल जय हिंद जी, बहुत वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार हैं। जय हिंद सर। आपको तो हमेशा ही मैं जय हिंद कहता हूं। तो धन्यवाद आपका, आप आए। और कुछ मेहमान हमारे और जुड़ रहे हैं बीच में, थोड़ा उनको डिले हो रहा है, तो जैसे ही वो जुड़ेंगे वो हमारे प्रोग्राम के अंदर सम्मिलित हो जाएंगे। जिगर भाई, आपके पास आता हूं सबसे पहले मैं। जो घट रहा है वो आपके सामने है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो दमन चक्र है हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा तीव्र होता जा रहा है। ये अंदर से डर इतना है कि अब वो बैक ट्रैक हो नहीं सकते, बैकफुट पे तो ऑलरेडी हैं। तो वो सोचते हैं कि दमन का जवाब और ज्यादा दमन से दिया जाए, ताकि जितना दबाया जा सकता है उतना दबा दिया जाए, ताकि इनकी आवाज भी ना आए। लेकिन आम जनता भी बोलनी शुरू हो गई है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। इवन अमेरिका के विदेश मंत्रालय का एक स्टेटमेंट आ गया है राहुल के एक्सपल्शन के ऊपर, कि स्थितियों के ऊपर हम नजर बनाए हुए हैं, और साथ में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको भी हम देख रहे हैं कि वहां पर किस किस्म का
कोई हनन तो नहीं हो रहे हैं, और हम इससे चिंतित हैं। जो भारत में स्थितियां उभर रही हैं, हम उससे चिंतित हैं, और ये चिंता व्यक्त की गई है बहुत सारे देशों के द्वारा, उनके जो ऑफिशियल वक्तव्य आए हैं। और मुझे लगता है कि राहुल के एक्सपल्शन को शायद बहुत एडवर्सली विदेशों में भी देखा जा रहा है, और भारत में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले भी हैं, ये गलत हुआ है, ये बहुत बड़ा अपराध नहीं था, ये छोटी सी बात थी, एक चुनावी सभा के अंदर कुछ कह देना, तो इसके अंदर ये जरूरी नहीं था। जिगर भाई, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। अगर यही चलता रहा तो फिर मोदी जी को झोला उठाना भी पड़ेगा। ये जनता है, यानी कि पब्लिक है, ये सब जानती है भैया, ये पब्लिक है। जिगर भाई। जी सर, देखिए आपने जैसे आपने बताया वो बात है कि आज की तारीख में जनता में आक्रोश जरूर है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो हर रोज डिबेट्स में अलग अलग जगह पर डिस्कस करते हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उसके अलावा आज की तारीख में विपक्ष को दबाने की जो कोशिश की जा रही है वो सबके सामने है। तो मेरे ख्याल से लोग देख रहे हैं, भली भांति देख रहे हैं, साथ में गोदी मीडिया जिस तरीके से रिपोर्टिंग करती है वो साफ साफ दिख रहा है। कल अतीक अहमद का भी क्या किस तरीके के विजुअल दिखाए वो भी सबने देखे कि इस लेवल पे जाकर मेरे ख्याल से न्यूज चैनल्स को रिपोर्टिंग करना मुझे नहीं लगता कोई ये गरिमापूर्ण बात थी। पर खैर वो उनका विषय है। पर ये जो सारी चीजें चल रही है उसमें एक बात स्पष्ट रूप से बाहर निकल कर आ रही है कि मतलब दो बात आ रही है मेरे ख्याल से, मैं समझ रहा हूँ। एक तो ये है कि आज की तारीख में विपक्ष को बहुत बड़ी संजीवनी मिल गई है, विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे आ गए, खासकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अदानी ग्रुप के ऊपर जो रिपोर्ट आई उसके बाद में। और फिर जो सारा घटनाक्रम हुआ, राहुल जी ने जो स्टेटमेंट दिए, भाषण दिया, संसद में दिया, लंदन में दिया, उसके ऊपर जो विरोध हुआ, विरोध के बाद उनका सदस्यता जो रद्द कर दी गई सूरत में कोर्ट द्वारा, ये सारी जो घटनाक्रम हुए उसमें विपक्ष बहुत मजबूत तरीके से उभर कर बाहर आया है। और साथ में राहुल गांधी की जो एक छवि है वो बहुत ही एक बहुत मजबूत नेता के तौर पर भी निखर कर और खुलकर सामने आई है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब इसमें अगर मैं दूसरा जो पॉइंट है वो देखने जाऊं तो जैसे आपने अपने शुरुआत के वक्तव्य में कहा कि हर एक जगह पे अलग अलग जगह पे सारा विपक्ष कहीं ना कहीं या तो अलग थलग है या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। बात सही है, वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, पर इसमें शायद कहीं थोड़ा सा संशय ये दिखता है कि जब इलेक्शन आते हैं या फिर जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद कौन सी पार्टी किसको सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, वो मेरे ख्याल से उसी समय हम देख पाएंगे, क्योंकि राजनीति हमेशा हर सेकंड बदलता हुआ पहलू हमें दिखाता है। और कई बार हमने ऐसा भी देखा, इवन खासकर मैं गुजरात की भी अगर बात करूं, तो हर एक इलेक्शन से पहले आप बिलीव नहीं करेंगे, 2017 के इलेक्शन से पहले यहाँ पर पाटीदार आंदोलन हुआ था, जो हार्दिक पटेल की अगुवाई में हुआ था। यहाँ पर 10-10 लाख लोग जमा होते थे जब उनकी सभा या रैली होती थी, बहुत बड़े लेवल पे होता था। उसको भी बीजेपी ने कुछ भी करके पचा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, करवा लिया। उसके बावजूद भी बीजेपी उस समय भी कांग्रेस की 77 सीटें आई थी, उसके बावजूद बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। मैं लास्ट बात करूं, अभी का जो 2022 का इलेक्शन हुआ उस टाइम लास्ट 6 महीने के अंदर आप मान लीजिए कि जून 22 से लेके दिसंबर 22 के बीच में सिर्फ गांधीनगर जो गुजरात का कैपिटल है वहां पे 38 से ज्यादा अलग अलग आंदोलन चल रहे थे, लाखों लोग वहां पे हर रोज जुटते थे। ये सारी चीजों के बावजूद तो मेरे ख्याल से उन्होंने सरकार बनाने में जो कामयाबी हासिल कर ली। अब यहाँ पे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आज की तारीख में विपक्ष के पास बहुत बड़े मुद्दे जरूर है, बहुत अच्छा एक उनको एक रोड मिला है जिसके ऊपर उन्हें बहुत ही एग्रेसिवली चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक चांस ऐसा जरूर बनता है, एक रे ऑफ होप ऐसा जरूर बनता है जो 2004 की हमें याद दिलाता है। अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे ख्याल से एक रेवोल्यूशन हो जाएगा, ये एक चमत्कार जरूर हो जाएगा। पर सामने इस बात को भी मैं भली भांति थोड़ा सा मानकर चलता हूँ कि बीजेपी को भी हमें बिल्कुल जिस तरीके से हमें वन साइडेड ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि उनके पास में बहुत सारे हथियार होते हैं, वो कब क्या इस्तेमाल करे वो कोई नहीं जानता। क्या पता कल उठ के वो एम करुणानिधि के लिए भारत रत्न का अवार्ड का घोषणा कर दे और स्टालिन इनकी तरफ आ जाए। तो मतलब ये सारी संभावनाओं की बातें हैं, हम नहीं जानते आगे क्या होगा। पर बहुत सारी चीजें जो आज की तारीख में विपक्ष के पास है, राहुल गांधी जी का एक जो फेस है, 20 साल से उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से उनका जो चरित्र हनन या एक फेस को डिफेम करने की बात चल रही है, उसके बावजूद भी वो लड़ रहे हैं और बहुत पॉजिटिवली लड़ रहे हैं। ये बात साफ स्पष्ट रूप से दिखी जा रही है। तो मेरे ख्याल से चांस जरूर है और उस चांस को उन्हें लेना चाहिए, संगठन को मजबूत करके, रोड पे आके हर रोज आंदोलन करके, ताकि ये मुद्दे जीवंत रहे, जगते हुए रहे, लोगों के मन में रहे और लोग ऐसा सोचे कि हमारे लिए लड़ने वाला कोई है। अंत में बात पूरी करने से पहले एक बात जरूर जोड़ूंगा कि जैसे आप इजराइल का आपने जिक्र किया, तो बात बिल्कुल सही है कि इजराइल में लोग हैं जो स्पाइन रखते हैं, पर मेरे ख्याल से भारतवर्ष में हमारी थोड़ी सी ये दिक्कत है जो हमने हमेशा देखा है कि हमें अगर भगत सिंह चाहिए, सुभाष चंद्र बोस चाहिए, पर वो बाजू वाले के घर के चाहिए, हमारे घर के नहीं चाहिए। और 2-2.5 लाख अंग्रेज जो है वो अगर 28 करोड़ हिंदुस्तानियों पर 200 साल तक राज कर जाते
तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि हम खुलकर सामने नहीं आते। शायद हम लोग जैसे डिबेट करते बोलते, अगर मैं अपने घर में भी अगर मेरे किसी सदस्य को बोलूं या आजू-बाजू वालों को बोलूं, वो नहीं बोलेंगे। तो ये दिक्कत ज़रूर है, उससे विपक्ष को अपना एक विश्वास क्रिएट करना होगा कि आपके लिए विकल्प हम बन सकते हैं। तब जाके शायद कोई हमें बहुत बड़ा उलट-फेर देखने को मिल सकता है। जी सर।